आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। नाज़रीन, इत्तलात ये आ रही हैं कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और पीपल्स पार्टी के जरा ये बताते हैं कि इस्तीफा कबूल नहीं किया गया और जल्द ही इशरतुल इबाद को मना लिया जाएगा। और हम आपको बताएंगे कि अंदरूनी सिंध की सूरत हाल क्या है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 2 दरगाहों में धमाके हुए जिसमें कई अफराद की जान गई। वज़ीर आला कायम अली शाह अब कहते हैं कि हमला करने वाले अब सिंध में भी फिरका वाराना नफरतें पैदा करना चाहते हैं। इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सानेहाए कोयटा आज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी और हुकाम ये जवाब जमा कराएंगे कि बारूद से भरा कंटेनर कोयटा पहुंचा कैसे। इस बारे में भी हम अपने नुमाइंदे से अपडेट लेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बातें की जा रही हैं। ये इजाफा क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर इशरतुल इबाद के इस्तीफे से और हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा कराची से किरण खान। किरण, कितना इम्कान है इस बात का कि डॉक्टर इशरतुल इबाद अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगी? शाजिया, इस बार जो हमारे जराए बताते हैं उनका यही कहना है कि इस बार थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो चेंज है और एमकेएम की जानिब से काफी ज्यादा प्रेशर है गवर्नर सिंध पे कि वो इस्तीफा अपना जो है वो वापस ना लें और 50% चांसेस कहा जा रहा है कि 50% चांसेस है कि हो सकता है कि गवर्नर मान जाए और वापस आ जाए, हो सकता है कि वो ना माने। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिशें जारी हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन एमकेएम जो है बहुत ज्यादा इस वक्त उनका प्रेशर है गवर्नर पे कि वो अपने ओहदे से जो उन्होंने इस्तीफा दिया और इसको अब बरकरार ना रखें, क्योंकि जब एमकेएम अलहदा हुई उसके बाद जो है गवर्नर पे बहुत सारे सवालात भी उठाए गए कि अगर एमकेएम ने अपोजिशन पे जाने का फैसला किया, इत्तेहाद खत्म करने का फैसला किया, तो फिर गवर्नर का उस सीट पे मौजूद होना इन तमाम बातों की नफी करता था। इस वजह से हमने देखा कि गवर्नर के प्रोग्राम में भी थोड़ी सी तब्दीली आई। उन्हें दुबई से लंदन रवाना होना था, लेकिन अभी भी वो दुबई में ही कयाम पजीर हैं। 4 दिन से ऊपर हो गए हैं कि वो वहीं पर ही हैं। तो हम आज कहा ये जा रहे हैं कि 2 रोज में सिचुएशन जो है गवर्नर के इस्तीफे के हवाले से कि वो मंजूर किया जाता है या नहीं किया जाता, ये क्लियर हो। अच्छा किरण, ये तो आपने बता दिया पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के माबैन जो मामलात हैं। कुछ ये भी इतलात हैं कि गवर्नर इशरतुल इबाद का अपनी क़यादत से भी कुछ इख्तलाफ है, कुछ इस पर आप रोशनी डालेंगी? समीर साहब, ये चीजें बिल्कुल इतलात सामने आ रही हैं, ताहम इसकी कंफर्मेशन जो है कहीं से नहीं हो रही, लेकिन इसका अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका एक प्रोग्राम था जो हमारे सामने आया था कि उन्हें दुबई से लंदन रवाना होना था, लेकिन वो लंदन नहीं गए। इसकी क्या वजूहत है, इस चीज की हमें एमकेएम की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, न गवर्नर की तरफ से कोई कंफर्मेशन मिल रही है। ताहम ऐसा तासुर जरूर मिल रहा है कि कोई मसला जरूर है एमकेएम के अपने दरमियान, एमकेएम की पार्टी के अंदर इस मामले को लेकर, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक। अच्छा किरण, अच्छा ये बताइएगा, सॉरी ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी क्यों उन्हें रिटेन करना चाहती है, इस्तीफा मंजूर नहीं करी जैसे आप बता रही हैं, उनके इस बारे में कुछ टेक है आपका? जी, जहाँ तक हमारी इत्तलात है तो उसमें यही है कि सदर आसिफ अली जरदारी काफी ज्यादा जो है इसमें कीन है कि वो किसी तरह गवर्नर को वापस लेकर आए और उनकी जो कारकर्दगी रही है ओवरऑल 10 सालों में उसको काफी ज्यादा सराहा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो गवर्नर उनकी नजर में आसिफ अली जरदारी को जो वो चाहते हैं कि गवर्नर यहाँ पर सिंध में दोबारा आकर जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे और अपने ओहदे पर जो है वो दोबारा आए। ताहम इस बार एमकेएम की जानिब से हमें कोई भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो किरण, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर को मनाना चाहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एमक्यूएम के साथ भी फिर वो राब्ते में एमक्यूएम को भी मनाएगी। जाहिर है एमक्यूएम भी तो नाराजगी से अलहदा हुई थी। जी बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने आके बोला है कि सियासत में कोई बात हटनी नहीं होती, उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस बार एमकेएम, पहले हमें ऐसा लग रहा था, एक तासुर जरूर मिला था कि एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ है, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से गवर्नर का पूरा मामला हमारे सामने आ रहा है, तो उससे ऐसे लगे कि जरूर इन दोनों में आपस में जो है इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो गए हैं कि अब साथ बैठना इनका मुमकिन नजर नहीं आ रहा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। लेकिन समी साहब, कल भी मियां नवाज शरीफ का बयान सामने आया कि 4.5 साल ये क्या करते रहे, तब इन्हें अलहदा होने का या सही ओपोजिशन बेंचों में बैठने का मौका नहीं मिला, तब इनकी कारकर्दगी क्या थी जो अब इन्हें मौका मिला कि हम लोग ओपोजिशन बेंचों पर बैठ जाए। ये एक परसेप्शन है जो मियां साहब ने जिसके बारे में बात की, लेकिन ये फैक्चुअल ऐसा नहीं है। एमक्यूएम कई बार पार्टी जो है वो अलहदा हुई, 7 बार तकरीबन 7 बार हुई है मुख्तलिफ मामला पे, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने वो उसमें रिकनसाइल किया उसके साथ। लेकिन अगर एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी मना लेने में कामयाब हो जाती है तो ये जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके तमाम रहनुमाओं की जानिब से ये एक परसेप्शन है कि जनाब ये तो एक नूरा कुश्ती है और ये हम देख लेंगे। बल्कि कल मियां साहब ने भी ये कहा। तो अगर इनमें सुलह हो जाती है तो फिर तो वो सारा जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी वो मुझे लगता है कि वो तो खत्म हो जाएगी। और अगर झगड़ा रहा, लेकिन किरण खान का ये कहना है कि इस दफ़ा लगता है कि ये कुछ मामलात पर इनका इख्तलाफ है, और फिर इतनी ज़्यादा सिंपल भी बात ये नहीं है, क्योंकि जो इशरतुल अबाद लंदन नहीं गए, दुबई बैठ गए और अभी तक वो उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, तो एमक्यूएम का जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी शायद अब सामने खुलकर आ रहे हैं। तो ये एक कोई इतनी आसान नहीं है, खासी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लगती है। मैं थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं कि अगर वो इशरतुल अबाद रुक जाते हैं तो बेसिकली मुझे ये मूव ये लगती है कि इस तरह से पीपल्स पार्टी एक वेज को ड्राइव कर रही है कि फिर जो अगर मुबैना तौर पे अंदरूनी इख्तलाफात हैं एमक्यूएम के, वो और वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे। रहेगी नवाज शरीफ साहब की बात कि जी इनकी नूरा कुश्ती थी। अब मुझे बताएं, पंजाब में वो क्यू में जा रहे हैं, क्यू से वापस आ रहे हैं, ये कोई ऐसी अचंभे की बात वहां तो नहीं हुई जो किसी और सूबे में ना हुई हो, या ये तर्ज नहीं अगर रहा हमारा एमपीज का, अगर पंजाब में नहीं हुआ तो फिर वहां बड़ा काबिल एतराज है। मगर यहाँ पे जब भी नंबर गेम चली है, जब भी आए हैं तो साफ नहा धो के वापस आ गए। तो एक सिर्फ आपको पता है, ब्रेक पे जाना, सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगा मैं कि ये बेसिकली इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन की एक और पॉलिटिक्स है। जब इलेक्शन लड़ लेते हैं आप, तब सीटें आ जाती हैं, तो फिर उसकी मैकेनिक्स और हो जाती हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि एमक्यूएम में इख्तलाफात हो ताकि वो सिंध में कुछ सीटें ज्यादा हासिल कर सके। कहा जा रहा है कि अगले जो 2 रोज है वो सियासी हालात के लिए बहुत ज्यादा अहम है। देखते हैं क्या फैसले मतवक्के हैं, क्या फैसले हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की जो कि कल रात शिकारपुर में पेश आया। शिकारपुर में दरगाह हाजिन शाह में धमाका हुआ और इस धमाके से 5 अफराद जान बहक हो गए। धमाके की वजह से शहर के हालात भी कशीदा हो गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद शाह से। रशीद अहमद, इस वक्त ओवरऑल शहर की सिचुएशन क्या है? जो जख्मी हुए थे 22 अफराद, उनकी हालत कैसी है? जी शाजिया, ये शिकारपुर के करीब ये दरगाह गाजी गुलाम शाह है, वहाँ के गादी नशीन सैयद हाजिन शाह की रात रहते में वो अपने मरीदों के साथ अकीदतमंदों के साथ वहाँ पर अपने दरगाह पर बैठे थे। अचानक एक शख्स उनके साथ आया, उनके साथ उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था, काफी लंबे कद वाला बताया जा रहा था। शायद में लंबे कद वाला था, काला जोड़ा उसको पहना हुआ था और सफेद दाढ़ी थी, जिसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो हाजिन शाह से वहाँ पर मिलने के बाद वो 5 मिनट उसके बाद ठहरे, उनके पास वहाँ पर ब्रीफ केस लेकर बाहर निकलने की कोशिश की तो उसको हाजिन शाह ने कहा तो आपका ये ब्रीफ केस रखा हुआ है, आप अपना ब्रीफ केस ले जाए। तो उसने कहा मैं आके 5 मिनट ले जाता हूँ। उसके बाद बाहर जाते ही उसने रोबोट कंट्रोल के जरिए बम धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में गादी नशीन सैयद हाजिन शाह समेत उसकी अकीदतमंद समेत 22 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसमें 2 अफराद तो वहाँ पर मौके पर ही जो जख्मों का ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जो बाकी 1 अफराद थे उनको भी वहाँ पर बाकी जिनके अफराद थे उनको सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया था, जिनकी हालत इंतहाई तकलीफनाक देखने की हालत कसर थी। जैसे दुनिया ने जैसे ये खबर ब्रेक की तो शिकारपुर में दरगाह हाजिन शाह में बम ब्लास्ट हुआ है, तो आग की तरह शिकारपुर में खबर फैल गई। उनके अकीदतमंद, उनके चाहत वाले काफी तादाद सिविल अस्पताल शिकारपुर पहुंच गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रशीद अहमद शाह। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह इस सारी सूरत हाल पर ये कहते हैं कि इस साने को फिरका वाराना फसादात कराने की वो कह रहे हैं कि सिंध में भी साजिश की जा रही है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी से। यासिर, जिस तरह के वाकयात सिंध में पेश आ रहे हैं, वाकई क्या हालात इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर भी फिरका वाराना फसादात फैलाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल शाजिया, रात देर गए वज़ीर आला सिंध ने सक्खर में निजी अस्पताल में दौरा किया, जहाँ पे पीर हाजिन शाह की उन्होंने इयादत की। उसके बाद
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये फिरका वाराना फसादात फैलाने की साजिश की जा रही है, जबकि दहशतगर्दी हमें तो मिली ही तोहफे में थी, हम इस पे कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक नया तरीका लाए हैं। ये लसानी फसादात नहीं है, इन्होंने टोटल इसको जो है फिरका वाराना फसादात का कहा कि ये फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूं, जब हमने उनसे ये पूछा कि 5 साल आपकी दौरे हुकूमत हो चुके हैं, हर बार ये कहा जाता है कि लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, तो अब तक कितना कंट्रोल किया गया है, कितने मुजरिमान को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने इस बात का जवाब देने के बजाय। अच्छा यासिर, ये बताइए कि ये दूसरा वाकया है, ये भी वाकया हुआ इससे चंद दिन पहले जैकबाबाद में भी इसी तरह का वाकया हुआ। वज़ीर आला भी ये बता रहे हैं कि एक साजिश की जा रही है। कुछ आपको नजर आया दरगाहों पे सिक्योरिटी में इजाफा किया गया हो, या मकामी तौर पर कुछ अरबाब इख्तियार आपको ये बंदोबस्त करते हुए नजर आ रहे हो कि मुस्तकबिल में इन वाकयात को रोका जाए? जी बिल्कुल समी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नजर तो ये आ रहा है, अंदरूने सिंध में अब ये पहुंच गए हैं। इससे पहले तकरीबन 6 रोज पहले जैकमाबाद में पीर ऑफ कंबर शरीफ के जलसे में धमाका किया, जिसमें उनका पोते भी शहीद हुए, जबकि ये उसी के लिए कल धरने भी लगाए गए थे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में उनके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए। और इसी वजह से पहले उन्होंने इंतजार किया कि शायद मुल्जिमान की गिरफ्तारी हो जाए। जब 5 दिन तक उन्होंने देखा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन वो रोडों पे आकर उन्होंने धरने लगाए कि शायद अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए कि जो बेसिकली तो ये इसलिए किए जाते हैं धमाके के जो फिरका वारियत की वजह से नफरत में इजाफा हो, वहां पर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, ये बताइए कि उनके क्या जज्बात है, क्या वो समझ रहे हैं कि ये साजिश है उनको लड़ाने की? जी बिल्कुल, ये आम लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि ये साजिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि साजिश किसकी तरफ से की जा रही है। रात वजीर आला से भी जब ये सवाल किया गया तो उनका कहना था कि किसी ना किसी का तो हाथ इसमें जरूर है। एक तरफ तो उन्होंने बैरूनी मुमालिक का इसमें कुछ दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि ये 9/11 के बाद से जो हमारे हुक्मरानों ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने गलत पॉलिसियां अपनाई, ये उसका नतीजा हम। अच्छा यासिर, ये बताइए कि इससे पहले कोई धमकी आती हो, ये कोई वही भत्ता ग्रुप तो नहीं है? क्योंकि ये जो आखिरी वाकया हुआ है इसमें तो वो बम रख के खुद बाहर निकल गया जो लेके आया था। इस हवाले से कोई है आपके पास रिपोर्ट? जी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ये कोई भत्ता ग्रुप है, ना ये कोई वो है। ये जो भी है किसी साजिश का ही हिस्सा है। अब इस साजिश के पीछे कौन है, आज इस सिलसिले में वज़ीर आला ने इंटेलिजेंस इदारों की कॉल भी कराची में। बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी। आपका काजी साहब, हमेशा हम ये कह के फिरका वाराना साजिश है, कोशिश कर रहे हैं हम इस पर काबू पाने की, दहशतगर्दी हमें तोहफे में मिली, इससे हम ये कहकर जान तो नहीं छुड़ा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं जान छुड़ा सकते। और शाजिया, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जितना हम मजहब का पहलू देखने की कोशिश करते हैं वो शायद इतना नहीं होता जितने और पहलू होते हैं। हाँ। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितने आउटफिट्स आए हैं, अगर हम जाकर देखें तालिबान के इशूज भी देखें, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, तो अभी मैं एक कल ही रिपोर्ट देख रहा था कि उन्होंने बहुत से डॉलर मांग लिए, जो भी अमीर आदमी वहाँ नजर आते हैं, कब्जे और भत्ते की बड़ी बुरी तरह इसमें से जो फाइनेंस का फैक्टर है वो इससे जुड़ा हुआ, ब्लैक इकॉनमी, ये सारी की सारी जो सराफरीत है, ये कैंसर है, ये ब्लैक इकॉनमी का। और क्वाइट रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि अब तो हमारी ब्लैक इकॉनमी तकरीबन बराबर हो चुकी है हमारी जो फॉर्मल सेक्टर है, तो ये उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये फिर इसको रंग ये देते हैं। मगर अगर हम ये देखें तो कोयटा से भी ये रिपोर्टें आई कि लोगों के घरों में चिट्टे फेंकी जा रही हैं कि जनाब आप ये घर भेज दें या घर छोड़ के चले जाएं। तो ये इसके बुनियाद इसकी जो है वो है। अच्छा, और मैं काजी साहब आपकी ये बात मान लूं, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि कत्ल होने वाले खास तौर पर जो टारगेट किलिंग का शिकार हैं वो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं, शिया कम्युनिटी को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और अब ये जो दरगाह, कराची में तो ऐसा नहीं है। कराची में भी डॉक्टर्स बड़े सुन्नियों पर भी अटैक हुआ, वो भी हुए, लेकिन फिर उसके बाद ये जो अब सिंध के अंदर खास तौर पर एक मखसूस जो फिरका है उनको मानने वालों की दरगाहों पर ये जो ब्लास्ट हैं, ये एक नजर आता है कि आप उस कम्युनिटी को, हजारा कम्युनिटी को देखें, फिर शिया में सिंध में उस कम्युनिटी को देखें, लाहौर में देखें डॉक्टर अली हैदर जो कत्ल हुए वो भी एक उनका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से था। तो एक खास तौर पर ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि फिरका वारियत की बुनियाद पर लोगों के दरमियान तसादम हो, आपस में लड़ाई हो। तो ये एक साजिश जिसमें बैनुल अक़वामी हाथ भी हो सकता है, जिसमें इंटरनल फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं। तो ये मामला ऐसा है कि खासी समझबूझ से और बड़े आईनी अगर इकदाम नहीं किए जाएंगे तो आज तो वो नाकाम नजर आते हैं कि लोगों को नहीं लड़ा सके गलियों के लेवल पर, कल हो सकता है ऐसा हो जाए कामयाबों से। कराची से कॉलर है शरीफ। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बीबी पहले तो आप तीनों को सलाम। फिर दूसरे शायद मेरा सवाल आप लोगों के मौजू से थोड़ा सा हटके हो, गुजारिश ये है कि हमने ये जो ह्यूमिंग स्मगलिंग का तो नाम सुना था, ये जो आजकल पॉलिटिकल ह्यूमिंग ट्रेडिंग हो रही है, एक तो जरा कुछ इसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि मुझको इनके पार्टी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो आखिर के 1.5 साल रह जाता है जो ये इधर उधर होते हैं, और दूसरे ये कि ये जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने को पाकिस्तान की पॉलिटिकल की मतलब जिसको बोलते हैं पॉपुलर पार्टीज बोलती हैं, तो फिर ये इनको विनिंग हॉर्सेस की तलाश क्यों होती? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमेशा इलेक्शन देखिए ये जो पार्टी का पलड़ा भारी ये जो नजर बात आता है। इन्होंने कही है ना, ये इस वक्त ये डेमोक्रेसी का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, और ये उन ममालिक में भी है जहां पर डेमोक्रेसी से लोगों ने फायदा उठाया है, मसलन अमेरिका और यूरोप में भी। वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अब पैसे ने हैक कर लिया है, अब सियासत में से जो नजरिया है वो खत्म हो गया है, और जो सिस्टम लोगों की फलाह के लिए बनाया गया था उसमें जो एजेंडा है लोगों का, जाती कॉरपोरेशंस का, इंटरेस्ट ग्रुप्स का, वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की है ये बिल्कुल सही है। अब लोग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेबल्स ढूंढ रही हैं जिन्होंने इस सियासतदानों की रविश ने ये एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जो मौजूदा निजाम है लोगों को डिलीवर भी कर सकता है या नहीं कर सकता। आप ये बता दें कि इलेक्शन से पहले एक पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना एक साल पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये पहले दिन से एक क्लास रूल का एक तरीका है। मतलब अगर आप पीछे भी चले जाएं, जब इवन थोड़ी बहुत नजरियाती सियासत भी होती थी तो इलेक्शन के लिए आपको माल दवा दारू चाहिए होता था। अब यह चूंकि बुरहान बड़ा गहरा हो रहा है और बुरहान के बाद बुरहान में चीजें नंगी और वाज़ेह होती हैं, आप बुरहान में आपकी असली शक्ल नजर आती है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये इलेक्टेबल्स की बात हो रही है, और ये अब हमारी, और अभी इटली की मैं बात करूंगा, इटली में इतना टूटा हुआ मैंडेट आया कि अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस पार्टी को वोट दें। पाकिस्तान में क्राइसिस हो, इटली में क्राइसिस हो, या इवन स्पेन में क्राइसिस हो, कि सारी पार्टीज जो है वो बिजनेस पार्टी हैं, बिग बिजनेस पार्टी, जिस तरह डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन, इन्हें रिपब्लिक्रेट्स कहते हैं। दोनों तरफ एक ही तबके के लोग हैं, एक ने एक और चोला पहना हुआ है, वारदात अंदर से वही है। अब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का क्राइसिस ये है कि लोग अपनी लीडरशिप ढूंढ रहे हैं, जो ना पाकिस्तान में मिल रही है ना इटली में मिल रही है। जब मैं आऊंगा अपनी स्टोरी पे तो मैं बताऊंगा कि इटली के इलेक्शन। और ये मैं इस पे ये बात सिर्फ अर्ज करूं, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा। यूएस वाइस प्रेसिडेंट एल गोर की जो नई किताब आई है, मैं पहले भी अपने इस प्रोग्राम में तज़किरा कर चुका हूं, उसमें उन्होंने यही मामला बताया, अपने जो एक्सपीरियंस थे बतौर वाइस प्रेसिडेंट के, इंटरेस्ट ग्रुप और ये जो लॉबीज हैं और दौलतमंद लोग किस तरह से आके सियासतदानों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिससे मिडिल क्लास आउट होती जा रही है। प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, अब इजाजत, ये खुद सियासतदान है। इजाजत देते मुझे आप ये बताएं, कौन सा सरमायादार आके यहाँ पे, आपके सारे तो सरमायादार हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। अब ये खुद उस क्लास का हिस्सा है, इनकी शुगर मिले हैं, इनके शेड्स हैं यहाँ पे। ये डिस्टिंक्शन ना नहीं, गुमराह ना करें ना, लोगों को गुमराह ना करें भाई, ये खुद हैं, ये खुद मालकान है, ये खुद इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं, ये सियासतदानों को आगे गुमराह करें। चले मैं जी आप ये कॉल ले लें, मैं बाद में इसका जवाब देते। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह, रावलपिंडी से। जी बात कीजिए। बेटा सवाल ये है कि अभी जो फिरका वारियत की आप लोग बात कर रहे थे, और सलाम है मीडिया को कि इन हालात में भी आप जुर्रत से जो है इज़हार ख्याल करते हैं। तो सवाल ये है कि जिस यकसुई और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ज़िया दौर में सख्त कायद वाला और जालिमाना कवानीन वाला नाम नेहाद इस्लाम हम पर मुसल्लत किया गया, और एक मुसलमा हकीकत है, सब जानते हैं कि जो आज भी गली गली मिंबर और महराब से मुनाफरत और फिरका वारियत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बेच रहा है। ये जो अभी बयानात आ रहे हैं कि जी ये साजिश है, ये सियासतदान तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए नजरें चुराते आए हैं और चुराते रहेंगे। सवाल ये है कि क्या हम जो बाशऊर तबका है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पब्लिक, मीडिया, एजेंसीज, एस्टेब्लिशमेंट, क्या हमें जरूरत नहीं कि उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और यकसुई के साथ रहमतुल आलमीन वाला असल इस्लाम, जिसमें मोहब्बत, आम माफी, इस्लाह का मौका, और एक स्लोगन होता है ना जी, मोहब्बत है हमें सारे जहां। ठीक है बहुत शुक्रिया मिसेस सूफी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा शाजिया, मुझे एक लाइन बोल लेने दें, मैं बात खत्म करना चाहता हूं कि वो रह गई थी बीच में, कि ये जो सारी सूरत हाल है सियासत की जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप आ गए, उसको आप वापस कैसे ले सकते हैं? मिडिल क्लास उसको ले सकती है, अब उसको अपना रोल अदा करना हो, क्योंकि सोशल मीडिया की सूरत में एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया कि आप जो भी करप्शन है, जो भी बदयांती है, जो भी दो नंबरी है, उसके हवाले से आम आदमी भी इजहार राय करता है और वो पूरी दुनिया तक फैल जाती है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
के बाद खुशामदीद। अमेरिका से एक कॉलर हैं आमिर। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिर चौधरी अर्ज कर रहा हूँ इधर ह्यूस्टन टेक्सास से। एक दो बातें मुझे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहनी थी। शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने मुझे कॉल पे ले लिया। पहली बात यह कि मेरा ख्याल है पूरे अमेरिका में 4 कॉन्सुलेट्स हैं और उनके टाइमिंग मुझे समझ से बाहर हैं। यहाँ पे अमेरिका में जितने दफातर हैं वो 8 से लेके 5 बजे तक काम करते हैं। ये जो कॉन्सुलेट जो होते हैं वो 9:30 से 12:30 तक खुलते हैं, मतलब वो रिसीव करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो दोबारा 3:30 बजे खुल के डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं। अब हर कोई बंदा उस स्टेट में तो नहीं रहता। अब 12-13 स्टेट के लिए अगर एक कॉन्सुलेट है, वो अगर हम कॉल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मुतल्लिका कॉलर जो उनके हैं डिपार्टमेंट, उनके वॉइस मेल फुल हैं, उनमें कोई भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते मैसेज, और उसमें मतलब एक बड़ा मसला ये है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि उस सिलसिले में कोई ऐसा, मतलब ह्यूस्टन का शुक्र है कॉन्सुलेट ऐसा है कि उसमें उनके पास एक आंसरिंग सर्विस मौजूद है कि बंदे से आपकी बात हो जाती है। दूसरी जगहों पे ये सर्विस मौजूद नहीं है, लेकिन जो नाइकॉप की सर्विस है वो ह्यूस्टन में नहीं अवेलेबल। एक तो ये था। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कॉल्स पे अभी तक जो इंतहाई महंगे रेट्स हैं उसके सिलसिले में भी कुछ मेरा ख्याल है आप करेंगे अगर कुछ कम। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। इंटरनेशनल कॉल्स पर तो पहले भी बात दो बातें उन्होंने की हैं। एक तो ये कंप्लेंट उन्होंने की है कि जो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर उनका टाइमिंग जो है वो मुनासिब नहीं है। शायद जो लोग उन शहरों में रहते हों जहाँ पर ये कॉन्सुलेट कायम है उनके लिए तो मुनासिब है, लेकिन क्योंकि एक जो कॉन्सुलेट है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 रियासतों के लोगों के लिए है, तो जो बाहर की रियासतों से लोग आते हैं उनको तकलीफ होती है। ये आप इन्होंने बात की तो डेफिनेटली कॉन्सुलेट वाले भी इसको सुनेंगे, अरबाब इख्तियार भी सुनेंगे, तो उनसे ये दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इस बात का बंदोबस्त करें। और ये नाइकॉप की जो बात है ये ह्यूस्टन में ज़रूर इनको देना चाहिए ये फैसिलिटी। इससे हम अरबाब इख्तियार से बात भी करेंगे और आमिर साहब इंशाल्लाह इस पर आपको अपडेट भी देंगे कि क्या इस्लामाबाद से रहमान मलिक साहब क्या फरमाते हैं इस हवाले से। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि सानेहा कोयटा आज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। आज की समाअत में IGFC और सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान से जवाब मांगा जाएगा कि बारूद से भरा टैंकर बलूचिस्तान पहुंचा कैसे, और जिन एहलकारों ने कंटेनर को चेक नहीं किया उनको भी सामने लाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अपडेट्स लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हारून सिद्दीकी। हारून, क्या आज IGFC और सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान खुद अदालत में पेश होकर जवाब देंगे? देखिए, दूसरा समाअत में तो अदालत में SP कमांडेंट में पेश होना था, ताहम वो अपनी मसरूफियात की दफ्तरी मसरूफियात की वजह से पेश ना हो सके, जिनकी जगह पे मेजर सुहेल जो हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को ये बताया था कि उनको इस्तिस्ना दे दी जाए। ताहम अदालत ने उनकी इस्तिस्ना मंजूर कर ली थी और मगर ये जरूर कहा था कि वो अपना जवाब जो है लाजमी अदालत में आज जमा करवाएं। तो उनका जवाब का मुंतजर होगी अदालत। ताहम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस केस के हवाले से IB का जवाब भी आ चुका है, ISI का जवाब भी आ चुका है, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का भी इज़हार किया। अदालत हल्की सी भरम भी नजर आई क्योंकि अब तक जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने हमला किया या जो भी दहशतगर्द है वो नहीं पकड़े गए। दूसरी अदालत जिस बात पे काफी भरम नजर आई वो थी कि जो बारूद से भरा हुआ मवाद जो लाहौर से कोयटा मुंतकिल किया गया था, हसास अदालत के पास मालूमात होने के बावजूद उन्होंने शेयर भी की। ताहम जो CCPO कोयटा है उन्होंने बिल्कुल लाजमी का इज़हार किया अदालत में गुज़श्ता समाअत में कि उन्हें इस किस्म की कोई मालूमात नहीं थी और उनका ये भी कहना था कि हर वक्त हर जगह पर निगरानी नहीं की जा सकती। ताहम इस वक्त मौजूदा जो आज समाअत होगी, आज समाअत में ही मजीद चीजें सामने आएगी कि कौन कल्प्रिट्स थे, कौन इन्वॉल्व था। अगर हसास अदालत ने इंफॉर्मेशन दी थी तो पुलिस ने उस पर क्यों नहीं एक्ट किया, क्योंकि कोयटा एक आगे ही छोटा सा शहर है। CCPO का ये भी कहना था कि उन्होंने 2300 गाड़ियां सील कर दी हुई हैं, बंद कर दी हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि कोयटा में बहुत चंद गाड़ियां रह गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इतनी कम गाड़ियां उनको भी चेक नहीं किया जा सकता तो इतनी छोटे से शहर में इतने बड़े 80 हसास इदारे पुलिस होने का क्या काम है। बहुत शुक्रिया हारून सिद्दीकी आपका। काई साहब, ये कहना कि हर जगह पर हर गाड़ी को हर बार चेक नहीं किया जा सकता, फिर तरीकाकार क्या हो? देखिए शाजिया, एक तो ये एक हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, मगर जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स इसके पीछे। देखें, आप एक समाज में अमन अमान कैसे कायम करते हैं, ये एक सिर्फ पुलिस तो नहीं अमन अमान कायम कर सकती। आप पहले एक ज़िंदगी वहाँ पे तरतीब देते हैं जिसमें कम से कम इस तरह के स्टेट जो है वो वीकेंड हो रही है,
ओवर ईयर। पैसे जितने आपने वहां से निकाले थे वो आपने सरदारों को दे दिए, मुफ्तीज को दे रहे हैं, रॉयल्टीज के नाम पे दे रहे हैं। नीचे आपने समाज को वीराना बना दिया। अब वो जो यूथ है, थोड़ी बहुत जो तालीम हासिल कर ली, वो कहाँ जाए? इसके बाद यहाँ आप अंदर किसको ले आते हैं जी? अमेरिका बहादुर को पहले टेररिज्म के नाम पे आप कोल्ड वार में अंदर ले आए, अब वो खुद ही अंदर है। अब उसके बाद उनकी प्रॉक्सी वार चल रही है। तो ये एक फैक्टर नहीं है। जब आप अपने समाज को खुद मुनज़्ज़म या तरतीब नहीं दे सकते तो फिर ये सारे के सारे जो बदसूरतियां हैं वो आ जाती हैं। और वो किस लिए होती हैं? वो इसलिए कि एक तबका हुकूमत के नाम पे ऊपर लूट मार कर रहा है, हम बैठ के उसकी जो है जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि नहीं ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। ये तो ये है, ये सारे इश्यूज है। ये एक किसी एक पुलिस, बड़ी इफेक्टिव पुलिस ले आए यहाँ पे, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स आप जैसे कहते हैं, जिनको खुद बनवाया यहाँ पे CIA ने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो अब क्या करें इसका? हम यही कर सकते हैं कि जब तक वसाइल का रुख आबादियों की तरफ नहीं होता और लोगों की जेबों की तरफ रहेगा तो नीचे ये खेल चलता रहेगा। आएंगे रहमान मलिक साहब बयान दे के तशरीफ ले जाएंगे, ऊपर सियासत होगी, अगली दफा फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हम एक अजीब विश्व सर्कल में फंसे हुए हैं। तसलियां देने का फायदा कोई नहीं है। वैसे अगर आपने लेनी है तो मैं समी साहब से कुछ कहना चाह रही थी। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल होता है ना, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा हो, चाहे वो सड़क पे हो, उसकी एक अपनी सोच होती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो क्राइम करता है, लॉ को वायोलेट करता है। और फिर काजी साहब जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, वो जो एक तबका का जो क्राइम है दूसरे तबके के क्राइम से उसको जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल वो तबके ने तो ये कर दिया, तो इसलिए ये तबके। अब मेरी बात बताए ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको। अब पुलिस का जो काम है, अगर आपका पुलिस का निज़ाम बिल्कुल सही है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया भी सुना देता हूँ। मैं गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ। PIA का जहाँ पे काउंटर लगता है ना, उसके सामने बिल्कुल इसराइली एयरलाइन का काउंटर लगता है, अल आल जिसका नाम है। वहाँ पर स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा है, उनके यहाँ जहाज़ों की 60s में 70s में हाईजैकिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अपना एक निज़ाम वज़ा कर लिया। कोई भी आदमी मुकम्मल स्क्रूटनी के बगैर जहाज़ में बैठ नहीं सकता। उसके बाद से आज तक उनका जहाज़ कोई अगवा नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने दहशतगर्दी को रोकना है, उन इदारों के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग उन धमाकों को, उस दहशतगर्दी को कराने में मुलव्विस हैं, तो वो उसके लिए वो नहीं रुकता। अब काजी साहब जो बात कर रहे हैं, तो मेरी बात करें ना, तो चलिए जब आपके इलेक्टेड नुमाइंदे फोन करके कहते हैं बंदा छोड़ दो, कितनी दफा आप यहां बैठ के रिपोर्ट कर चुके हैं। पुलिस वाले से बात करते हैं जी फोन आ गया जनाब, तो फिर हम किसको कहें? साहब की बात मैं ये बात बिल्कुल सही समझता हूं, क्योंकि काजी साहब को ये काम इलेक्टेड नुमाइंदे करते हुए नजर आते हैं। इलेक्टेड नुमाइंदे आपके हुक्मरान हैं। अब आप अपने आपके हुक्मरान है ना, आप अपनी एजेंसी अगर तो आप CIA को अपना हुक्मरान समझते तो अलग बात है। अगर आप CIA को अपना हुक्मरान समझते, मगर यहाँ समी साहब कह रहे थे कि इलेक्टेबल जो हमारे नुमाइंदे हैं वो नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस के बारे में समी साहब स्टोरीज कर चुके हैं कि उनको आप पैसे नहीं देते। हाँ। ठीक है, आप ये कर चुके हैं कि जो उनकी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स हैं, कराची में जितना बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, वो इस वजह से है कि पॉलिटिकल उसमें है। आपकी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जी आपके जो इनके अपने विंग्स हैं, तो आप इसमें क्या करें? पुलिस वाले, ठीक है, मैं कोई पुलिस वालों का यहाँ स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा हुआ, लेकिन बात यह है कि जब आपके पॉलिटिकल नुमाइंदे उनको कंट्रोल करने वाले ऑनेस्ट नहीं होंगे और दे डू नॉट मीन बिजनेस, तो नीचे वाले क्या करेंगे? ऊपर आप उनसे एक काम कराएंगे, नीचे वो 10 काम कर लेंगे। और ये आप यहाँ खुद अगर रिपोर्ट कर चुके हैं 10 दफा बैठ के। अगर मैं तो गलत हूं तो बताएं समी साहब। आप बिल्कुल सही हैं, आप सही पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इसलिए इस मुल्क में एजेंसियों और जजों और जर्नैलों को बुरा कहने वाला सर्वाइव कर सकता है। सियासतदान को गाली निकालना आसान है, आप निकालें, मेरी बात आप अपने आप को खुश करें। ये खत्म कर। बहुत बड़ा क्राइम था ISI ने जो CIA के साथ मिलकर किया था जैसे कोल्ड वार के दौरान, बहुत बड़ा जुल्म था। ये फिरका वारियत अमेरिका बहादुर का नाम लेते तो आपकी घिघी बन जाती है। आप बताएं ना, आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे CIA नहीं फैलाया? आप बताएं, CIA एजेंसी नहीं है, वो फॉन गैस की एजेंसी है, वो सिगरेट की एजेंसी है, वो एजेंसी नहीं। यहाँ पैटर्नाइज किया, हमारी एजेंसी को इस्तेमाल किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो,
वाशिंगटन के लिए झंडा उठा लो और एजेंसियों के पीछे चढ़ जाओ। और भाई एक जैसा जुर्म किया, वो बड़े मुजरिम इसलिए थे कि उन्होंने पैसे दिए, यहाँ के ये काम करवाया, अफगान इनकलाब को बर्बाद किया। अब क्या, अब आप बहुत नहीं गलत किया, स्टालिन ने गलत किया, कम्युनिज्म ने गलत किया, नहीं पता स्टालिन ने गलत किया। अब बात क्या है, इनकी पसंद की एजेंसी है CIA, इनकी नापसंदीदा होगी IS। ओ भाई बात सुने, मुझे ये बताएं, मुझे लेनिन ने बनाई थी यार, गो एंड गेट सम एजुकेशन ऑन दैट प्लीज। वो उसने किसने बनाई थी, छोड़े। सबसे पहली एजेंसी उन्होंने बनाई थी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, उसका नाम कुछ और था। एजेंसियां जो एजेंसी, मुझे ये बताएं, जब अगर तो CIA दुनिया में शजरकारी का काम करती है तो हम IS ऐसे करते हो। और भाई अलैंदे को कत्ल करवाया और 15 लाख बंदे इंडोनेशिया में मरवा दिए, हर जगह के सबसे बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान में करोड़ों लोग। बहस को हम समेटते हैं ना, बहस को समेटते हैं सभी साहब, ये सियासतदानों से हिसाब इसीलिए मांगते हैं। हर एजेंसी अपने मुल्क के मफाद के हवाले से जो बात दुरुस्त समझती है वो करती है। भाई जब वो बाकी फलाह का काम शुरू कर देंगी, NGO का काम शुरू कर देंगे, तो इससे भी करवा लेंगे हम। वो ठीक, एक एजेंसी अच्छी, दूसरी एजेंसी बुरी, या तो दोनों गलत है या दोनों ठीक है। वो सियासतदानों से हिसाब इसीलिए मांगते हैं कि उन्होंने वो, और ये सारी एजेंसियां सियासतदानों के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर। चलिए मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे आगे बढ़ने दें। सिर्फ इतनी बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टेरियन किलिंग है ना, उसमें कुछ हमारे लोगों का भी किरदार है, उसको भी एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो काम रुके। बाकी जो CIA ने किया, जो दूसरी एजेंसियों ने किया, वो तो बहुत बुरा किया। वेस्ट यहाँ पे आउटफिट्स को फंडिंग नहीं दे रहा, मुझे बताएं। यहाँ रिलीजियस बैंड आउटफिट्स को नहीं दे रहा, क्यों मारा गया था? अब कौन सी बातें पूछते हैं हमसे? माल तो सारा सऊदी अरब का जो माल है वो क्या समझते हैं, किधर आगे मूव करें। काजी साहब नहीं सुनेंगे, आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के मारे आवाम को और मारने की तैयारी कर ली गई है। आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2.20 से ₹4.40 तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये इजाफा क्यों किया जा रहा है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद से। मियां शाहिद, अब इजाफे की क्या वजह बताई गई है, अब क्यों किया जा रहा है ये इजाफा? एक तो आलमी मार्केट में जो है ट्रेंड जो है वो इजाफे की तरफ जा रहा है, और जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो $110 तक पहुंच चुकी हैं। और दूसरा जो ईरान पर पाबंदियां लगी थी, वहां से भी सप्लाइयां रुकी हुई हैं। ये भी एक मेजर जो है वो इजाफा है, और उसी तरफ इजाफे की तरफ ही रुझान है। यहाँ पाकिस्तान में भी जो फिनिशिंग प्रोजेक्ट है उस पर इसके असरात आते हैं। पेट्रोल जो है वो ₹2.20, डीजल ₹3.50, और लाइट डीजल ऑयल जो है वो ₹4.50 है। डीजल जो हाई स्पीड डीजल है ₹3.50 है। मट्टी का तेल जो है वो ₹4.40 है। HOBC ₹3.35 है। इसकी समरी जो है आगरा ने तैयार कर ली है, कल इसकी मंजूरी ली जाएगी। मतलब ये हुआ कि पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाएगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है इसका फैसला 28 फरवरी को होगा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद आपका। कायद साहब, समी साहब, आपकी खबरों की तरफ ये बहुत छोटी सी स्टोरी, मैं 2-3 स्टोरीज हैं मगर उनको मैं जो है वो इकट्ठा कर लेता हूं। मगर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मैं एक मीडिया आउटलेट पे देख रहा था जिसमें हमें बताया गया था कि कितनी हिकमत है इस बात में कि जिन लोगों ने कर्जे लेके माफ करवाए, अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है इस पे उंगली ना उठाए। और उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि जी पूरी दुनिया में बैंकों के पास जो है वो एक होता है, एक 1% रखते हैं, तो ये कोई कर्जा लेके माफ करवाना ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये हमारे कानून में मौजूद है कि जिसने कर्जा लिया या फैमिली ने कर्जा लिया, उसके डिपेंडेंट ने कर्जा लिया, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मगर मैं ये थोड़ा सा ये इटली के इलेक्शन में जो आज हुआ, ये बैंकों का ही किया दरा था। ये बैंकों की जो वारदात थी उसकी वजह से वेस्ट बैठा। आज इटली के इलेक्शन में 3 पार्टियां आ गई और एक कॉमेडियन इलेक्शन जीत के आ गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बेपो क्या नाम है, ग्रिलो जो है वो जीत के आ गया। उसकी वजह यही थी कि जो कॉमेडियंस बैठ के बैंकों में बैठ के लूट रहे थे वहां पे, उसकी वजह से ये पूरा क्राइसिस आया। मैं मुख्तसर इसलिए बात करता हूं, उन्होंने कॉलम भी पढ़ना होगा। मगर आखिरी बात मैं इस पर यह कर रहा हूं कि जनाब जिन लोगों ने कर्जा लिया और अगर उनके कारोबार बैठ गए थे, जो आप ये कह रहे हैं कि उनसे ना पूछा जाए, तो जरा उनकी जिंदगियां तो देखें, उनकी असासी तो बाहर निकाल के लाएं। अगर गिलानी साहब ने 45 या 50 बिलियन का उनके अहलिया ने माफ करवाया है, तो जरा ये तो पूछेंगे जो उनका मुल्तान में घर बना है वो कितने पैसे का है, क्या लोग ये झुग्गियों में चले गए हैं, फिर हमें कोई और मजीद माली इमदाद इनकी कर दें अगर इन्होंने बैंकरप्ट हो गए। ऐसी तो कोई बात नहीं, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी पे फिर रहे हैं, 50-50 करोड़ ये खा गए। अब बात आखिर में सिर्फ ये करता हूं कि हम इन्हें कुछ नहीं कह सकेंगे, मगर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छलनी से गुजर गए और इलेक्शन हो गया, तो फिर हमें ये ना बताइएगा कि फलां बंदा बड़ा इंटेग्रिटी वाला था और फलां, फिर इलेक्शन कमीशन वहीं खड़ा होगा जहां आज तक सारे इलेक्शन कमीशन खड़े रहे हैं। और मुझे लगता है एक कैंपेन चलाई जाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने कर्जे लेके माफ करवाए, इनको जरा रास्ता दे दिया जाए।
समी साहब, अच्छा, मैं खबर तो मैंने एक चुनी थी, वो मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, और गुज़श्ता साल फरवरी में रिमकल कुमारी एक बड़ा मशहूर केस हुआ था। मैं ज़रा उस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो मैं ये एक कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है आज जो लिखा है नज़ीर नाजी साहब ने, इसका उन्वान है शिकस्त खुर्दा सोच। और ये जो पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि तालिबान के साथ बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने लिखा है। उसके कुछ मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। कॉलम सारा बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं कश्मीर पॉलिसी पर भारत में सरगर्म सियासी पार्टियों में से किसी ने भी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हुए जुल्म जबर और रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया हो, लेकिन पाकिस्तान में रियासत के बागियों से मुज़ाकरात के मशवरे दिए जा रहे हैं। फिर आगे चलकर वो ये लिखते हैं, हमें ये सबक क्यों दिया जा रहा है? पाकिस्तानी शहरियों और फौजी एहलकारों के साथियों और अहले ख़ानदान पर ऐसे बयानात पढ़कर क्या गुजरती होगी? आजकल इंतखाबी मुहिम चल रही है। पाकिस्तानियों के कातलों के साथ गैर मशरूत बातचीत का मशवरा देने वाले क्या ये नहीं सोचते कि वो जख्म खुर्दा पाकिस्तानियों से वोट मांगने जा रहे हैं? पाकिस्तान के 40,000 से जायद शहरी और 5,000 से ज़्यादा अस्करी खिदमात अंजाम देने वाले जवानों के घरों में आज भी सफ़े मातम बिछी हुई है। वो आज भी अपने प्यारों की शहादतों का हिसाब मांग रहे हैं। कातलों की हमायत करने वाले सियासी लीडर किस तरह ये उम्मीद करते हैं कि 45,000 शहादतों के हिसाब के इंतजार में बैठे हुए लाखों पाकिस्तानी उन्हें वोट देंगे? इन लाखों पाकिस्तानियों के हमदर्द, दोस्त, अजीज अपने प्यारों की शहादतों को क्या भूल जाएंगे? क्या पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का कोई मेयार है? ये ठीक है कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडों ने महज अपनी इताअत को हुब्बुल वतनी का नाम दे रखा था। हुकूमत के मुखालिफिन को बिला झिझक वतन दुश्मन करार देना मामूल की बात थी, मगर आज हालात बदल चुके हैं। अवाम और फौज एक साथ अपना खून बहा रहे हैं। इस मरतबा फौज और अवाम दोनों का दुख एक है, दोनों के कातिल भी एक हैं, और वो दोनों ही अपने वतन के एक छोटे से हिस्से पर अपनी रियासत की हुक्मरानी बहाल करने के लिए बेताब हैं। ये जो मज़ाकरात के हक़ में कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और बयानात जारी कर रहे हैं, उन्हें कोई ये तो पूछे कि बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें लेने वालों के साथ वो मुज़ाकरात का इख्तियार किससे हासिल करेंगे? पूरे कॉलम में उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि इस हवाले से बड़ी ब्रीफिंग्स भी हो रही हैं। जो कल ब्रीफिंग हुई थी परसों जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की, उसके हवाले से जो इतलात आई हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये बात की है कि जो पाकिस्तान की रियासत आइन को नहीं मानता उसके साथ हम मुज़ाकरात कैसे करें? अगर वो कहते हैं कि हम अपनी पुरानी रविश पर रहेंगे, कत्लेआम भी इसी तरह करते रहेंगे, तो कैसे मुज़ाकरात आप कर सकते हैं उनके साथ? ये शिकस्त खुर्दा सोच। जी शाजिया, ये बिल्कुल बात तो ठीक है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मगर मैं इस बात पे इंसिस्ट करूंगा कि अंडरलाइंग काजेज़ को अगर आप रिमूव नहीं करते, आप सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, सिर्फ आप जंग पे इंसिस्ट करते हैं, जिस तरह अमेरिका बहादुर इंसिस्ट कर रहा है कि जी ड्रोन हमलों से बड़ी फ़ायदा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ड्रोन हमलों से यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है। यहाँ आप जो है अंडरलाइंग काजेज़ आप ख़त्म नहीं करेंगे। आप यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म करें या माशी दहशतगर्दी ख़त्म करें। तालिबान जिस तरीके से अपने इलाकों में अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, उन अवाम को अपने साथ जोड़ें। तो ये कोई इसका सिंगल या वन डायरेक्शनल हल नहीं है, इसके जो मल्टी प्रोंग पॉलिसी आपको दरकार होगी। शाजिया, बात यह है कि जो लोग पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करते हैं और फिर उसके बाद उनको जलील करके उनकी गर्दनें काट के वापस उनके लाशें भेजते हैं, उनके साथ आप कैसे बात करेंगे? जब तक और कोई भी जो मुज़ाकरात हो वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं हो सकती। मैं इसके जवाब 100 बंदों को जाली दवाई दे के जो मार देते हैं उनको तो आप अदालत में नहीं लाते। 1132 बच्चे, सुने, 1132 बच्चे डेली जो भूख से मर जाते हैं, उनके कातिल तो हैं, उनको आप जो खिलते उनको भी पकड़ना चाहिए। यार मैं ये नहीं कह रहा, उनको भी पकड़ना चाहिए। जिद की बात ना करें। बात ये है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, ना माशत दहशतगर्दी रोक रहे हैं, ना वो दूसरी दहशतगर्दी रोक रहे हैं, और एक तबका है जिसको आप बचाए बैठे हैं, जो बैंकों के कर्जे भी ले ले तो इलेक्शन लड़ ले। ये अजाब है जो आपने ये इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं, ये जो आप जो तहफ़्फ़ुज़ करके बैठे हुए कंफ्यूजन फैलाने के मास्टर का उसको बिठाया हुआ आपने, मास्टर ऑफ कंफ्यूजन, मास्टर ऑफ कंफ्यूजन। अब मुझे बताएं, ये जो 100 बंदे नहीं मरे थे, बिल्कुल मरे, उसका चलान पकड़ना चाहिए, चलान पेश नहीं किया क्योंकि उधर माल आ रहा है और माल जिनके पास आ रहा है उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मास्टर ऑफ डिसेप्शन एंड कंफ्यूजन, मास्टर ऑफ डिफेंडिंग द थीव्स एंड लूटर्स एंड रॉबर्स। मुझे क्लोजिंग का वक्त हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।